नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बनाएंगे एक फ्लटर ऐप जो कि इस्तेमाल करेगा एक रियल एपीआई को। इस वीडियो के अंत तक हमारे पास कुछ ऐसा एप्लीकेशन होगा। इस ऐप में आप किसी भी कार्य को जोड़ सकते हैं, यानी कि किसी भी टास्क को ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल के सबमिट करना होगा। क्रिएशन सक्सेस का आपको कंफर्मेशन भी मिल गया। जैसे ही आप पीछे जाते हैं, पेज रिफ्रेश होता है, आपको डेटा दिखता है। आप चाहो तो और भी कार्य को ऐड कर सकते हो, आपको बस टाइटल और डिस्क्रिप्शन देके सबमिट करना है। पीछे जाने के बाद अपने आप ये रिफ्रेश भी हो जाता है। अगर किसी कार्य को क्रिएट करने में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप उसे सुधार भी कर सकते हो एडिट करके। अपडेट बटन पे हमने क्लिक किया, अपडेशन सक्सेस का हमें कंफर्मेशन मिल गया। तो आपने देखा, क्रिएट एडिट कर सकते हो। आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। और होम पेज पे जो लिस्टिंग हो रहा है इसे रीड कहते हैं। तो ये हो गया क्रड एप्लीकेशन रियल एपीआई से। चूँकि हम इसमें रियल एपीआई यूज करने वाले हैं, तो हमें जानना होगा एपीआई के बारे में कि हम कौन सा एपीआई इस्तेमाल करेंगे और उसके डॉक्यूमेंटेशन को देखना होगा। आप देख सकते हो, यह एपीआई है जिसे हम यूज करने वाले हैं। इस एपीआई का यूआरएल ये है, आप चाहो तो अपने ब्राउज़र में खोलकर देख सकते हो। जिसमें आप देख सकते हो, हम टू डू सेक्शन को टच करेंगे। टू डू के अंदर अंदर 5 एंड पॉइंट है और इसे हम इस्तेमाल करेंगे। पहला है गेट ऑल, दूसरा है ऐड या क्रिएट, तीसरा है गेट बाय आईडी, चौथा है अपडेट बाय आईडी, पांचवा है डिलीट बाय आईडी। ठीक है, इसमें से एक एक को हम इस्तेमाल करके ऐप बनाएंगे। तो सबसे पहले पे हम जाते हैं गेट ऑल पे। राइट साइड टॉप में आप देखोगे ट्राई इट आउट है, उस पर क्लिक करो, फिर एग्जीक्यूट करोगे आप तो पाओगे कि आपको कुछ रिस्पांस मिला, पेजिनेटेड रिस्पांस। फिलहाल में हमारे पास कोई डेटा नहीं था, इसी के लिए वो खाली था। पोस्ट में आकर के हम डेटा क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें एक टास्क का टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालना होगा। इज कम्प्लीटेड फॉल्स है बाय डिफ़ॉल्ट। एग्जीक्यूट पे क्लिक करते ही क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन के अलावा आपको आईडी, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, ये सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलते हैं। अगर आप जा कर के थर्ड वाले एपीआई पे गेट बाय आईडी पे जाओगे, अगर इस आईडी को पेस्ट करोगे जो हमने ऊपर क्रिएट किया, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप कुछ भी आईडी लिख देते हो जो कि गलत है तो आपको कहेगा 123 इज इनवैलिड आईडी। अगर आप गेट ऑल पे जाओगे तो आपको एक डेटा मिलेगा, क्योंकि फ़िलहाल हमने एक डेटा क्रिएट किया है। हम एक और डेटा पोस्ट में जाकर के क्रिएट करते हैं। जैसे ही हमने क्रिएट किया, दूसरा भी क्रिएट हो गया। अब हम टास्क 3 क्रिएट करते हैं, इसमें इज कम्प्लीटेड ट्रू कर दिया। तो अब हमारे पास 3 डेटा है। गेट ऑल में जाएंगे तो हमें 3 डेटा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम किसी एक आईडी को कॉपी करते हैं और डिलीट करने का प्रयास करते हैं। तो आईडी को हमने पेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया और हमने पाया कि यह डिलीट हो चुका है। मैसेज सक्सेस। दूसरी बार अगर मैं डिलीट करूं, ये कहता है डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड। आप समझ सकते हो, एक चीज़ को आप 2 बार डिलीट नहीं कर सकते हो। अब हम एडिट करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को और डेटा को हमने डिलीट कर दिया, तो डिलीटेड डेटा को आप एडिट तो कर नहीं सकते हो। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ यह जानने के लिए कि यह काम करता है या नहीं। कोई एपीआई ऐसे काम नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं कर रहा। ये कह रहा है डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड। आप जिस चीज़ को एडिट करने की प्रयास कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वास्तव में। मैं दूसरा आईडी कॉपी करता हूँ टास्क 2 का, इसको पेस्ट किया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। मैंने टास्क 2 का टाइटल चेंज कर दिया टास्क 9। अगर मैं अब गेट ऑल करूँगा पाऊँगा टास्क 9 टास्क 2 की जगह, लेकिन आईडी अभी भी वही सेम ही है। तो आईडी चेंज नहीं हुई, बस टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज हुआ। अब मैं अगर इसको डिलीट कर दूं तो आप पाओगे कि यह भी डिलीट हो चुका है। गेट ऑल में अब हमारे पास मात्र एक टास्क बचा है। यहाँ रिक्वेस्ट यूआरएल भी है। अगर आप इसको किसी दूसरे टैब में खोलोगे, आप पाओगे यह डेटा आप डायरेक्टली ब्राउज़र में भी देख सकते हो। यहाँ कुछ मेटा डेटा है जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अगर मैं एक और टास्क क्रिएट करूं और
अब मैं दूसरे टैब में जाके रिफ्रेश करूँगा, पाऊँगा कि मुझे दोनों डेटा यहाँ पे दिख रही है, टोटल आइटम्स 2 हो गई अब। तो आप समझ गए कि आप सेम चीज़ को ब्राउज़र में भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि ब्राउज़र में जब आप किसी यूआरएल को खोलते हो तो वो गेट रिक्वेस्ट सेंड करता है। इस चीज़ को बनाने के लिए हम इस पैकेज का इस्तेमाल करेंगे फ्लटर में, जो है HTTP। अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही सिंपल ऐप है। सो सबसे पहले हम इस पूरे कोड को डिलीट करेंगे और मैं स्टार्ट से कोड लिखने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले हमने मटीरियल ऐप को इंपोर्ट किया और फिर रन ऐप में माई ऐप को कॉल किया। अब हम एक स्टेटलेस विजिट बनाएंगे जिसका नाम होगा माई ऐप और ये रिटर्न करेगा मटीरियल ऐप। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो ये ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। तो चलिए अब पहले हम सबसे पहले होम पेज सेट करते हैं। सो होम हमारा होगा होम पेज। सो फिलहाल हमारे पास होम पेज नाम से कोई विजिट नहीं है। सो अब हम एक फोल्डर बनाएंगे सबसे पहले जिसका नाम होगा स्क्रीन्स। इसके अंदर होम पेज डॉट फाइल बना लेंगे। एक और स्क्रीन हमारे पास होगा जहाँ से हम ऐड करेंगे, उसका नाम होगा ऐड पेज डॉट डार्ट। सो होम का भी नाम थोड़ा बदल के रख लेते हैं टू डू लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट रखेगा सारे टू डू का, तो टू डू लिस्ट। सो एक स्टेटफुल विजिट बनाते हैं जिसका नाम होगा टू डू लिस्ट पेज, जो रिटर्न करेगा स्कैफोल्ड और दैट्स इट। अब मैं होम में होम पेज की जगह टू डू लिस्ट पेज रिटर्न कर दूंगा। अब ये स्क्रीन हो चुका है वाइट। स्कैफोल्ड में मैं ऐप बार बना लेता हूँ और ऐप बार में टाइटल रिटर्न कर देता हूँ और टेक्स्ट होगा टू डू ऐप। टू डू ऐप से ज़्यादा अच्छा होगा टू डू लिस्ट। ओके, अब मैं एक थीम ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये लाइट थीम जो है मेरे ऐप में अच्छा नहीं लग रहा है। थीम डेटा डार्क। राइट साइड टॉप में आपको दिख रहा है डिबग चेक बैनर है, उसको हाइड करने के लिए आपको बस लिखना होगा डिबग तो चेक बैनर मोड बैनर फॉल्स। अब आते हैं ऐड पेज पे। सो अब हम एक फ्लोटिंग बटन बनाएंगे, फ्लोटिंग बटन, और जिसमें जब भी हम टैप करेंगे तो अभी कुछ नहीं करेंगे। सो एम्प्टी कॉल बैक रख लेते हैं और टेक्स्ट की जगह ऐड कर देते हैं या ऐड टू डू। सो अब जैसे ही हम ऐड टू डू पे क्लिक करेंगे एक मेथड कॉल होना चाहिए जो क्या करेगा, नेविगेट टू ऐड पेज। अब मैं ऐड पेज में जाऊंगा और मैं एक स्टेटफुल विजिट बनाऊंगा और इंपोर्ट कर लेता हूं पहले मैं मटीरियल ऐप को। ओके, ये भी रिटर्न करेगा स्कैफोल्ड। ऐप बार में हमारा हो जाएगा ऐप बार, टाइटल में हो जाएगा ऐड टू डू। तो पेज हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब आते हैं एक राउट बनाते हैं। तो हमने एक राउट बनाया, मटीरियल पेज राउट। बिल्डर में हमने पेज को रिटर्न कर दिया। ऑसम। अब अगले स्टेप पे हम इस राउट को पुश कर देंगे ताकि ये ओपन हो सके। सो करेंटली हम पुश तो कर दिए लेकिन कॉल नहीं कर रहे थे, तो ऑन टैप पे कॉल कर दिया या ऑन प्रेस। सो अब ये काम कर रहा है। अब आते हैं अगले स्टेप पे। तो अगला स्टेप होगा हमारा फॉर्म क्रिएट करना, क्योंकि हमने जो पेज बनाया उसमें फॉर्म नहीं है। तो फॉर्म के लिए हम करेंगे सबसे पहले बॉडी में जाएंगे और बनाएंगे लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू क्यों? ताकि वो स्क्रॉलेबल होता है, अगर किसी का छोटा डिवाइस है तो ओवरफ्लो का एरर ना आए। सो सबसे पहले हमें चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड। अगर आपको याद होगा तो आपने डेमो में देखा था कि एक टेक्स्ट फील्ड है और दूसरा भी टेक्स्ट फील्ड है। पहला टेक्स्ट फील्ड का पर्पस था टाइटल, तो हम डेकोरेशन में इनपुट डेकोरेशन के अंदर हिंट डाल देंगे, हिंट टेक्स्ट, जो कि प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। सो यहाँ हमने लिख दिया टाइटल। तो आप देख सकते हो कि वहाँ टाइटल लिखा है। सेम चीज़ को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करके लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। अब इसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो एक लाइन का नहीं रहेगा, तो उसके लिए मैं मिनिमम लाइन 5 कर देता हूँ, मैक्सिमम लाइन 8 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा वो टेक्स्ट फील्ड बड़ा हो जाएगा। अब सही लग रहा है। जब भी कोई चीज़ मल्टीपल लाइन का होता है तो उसमें जो कीबोर्ड है ना, हमें चेंज करना होता है, क्योंकि जब कीबोर्ड में हम एंटर दबाएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए। एंटर बटन आ जाता है, तो आप मल्टी लाइन कर दोगे तो वहाँ एंटर बटन आ जाएगा या नेक्स्ट लाइन बटन।
ठीक है, अब ये टेक्स्ट फील्ड बहुत ज़्यादा चिपका चिपका लग रहा है लेफ्ट और राइट में, तो इसमें हम पैडिंग डाल के कॉर्नर को थोड़ा छोड़ सकते हैं, मार्जिन। तो पैडिंग डाल के छोड़ दिया हमने मार्जिन। ओके, अब एक बटन बना लेते हैं, ऑन प्रेस्ड अभी कुछ ना कॉल करते हैं हम, और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ कॉल नहीं होगा, लेकिन टेक्स्ट एक लिख देते हैं सबमिट। सो अब बटन के नाम से क्लियर है कि ये बेसिकली ये सबमिट करेगा ये डेटा। सारे जो कंपोनेंट है या विजिट है वो बहुत ज़्यादा चिपके चिपके या सटे सटे हैं, तो उनको दूर करने के लिए मैं साइज बॉक्स डाल देता हूँ, जिसका हाइट होगा 20। अब सभी के बीच में कुछ दूरियाँ आ गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ऑन टैप फंक्शन की बात करते हैं कि जब टैप करेंगे तो क्या होना चाहिए। जब टैप करेंगे तो फॉर्म को हमें हैंडल करना है। हैंडल करना का मतलब डेटा लेना है उससे और सर्वर को भेजना है, ये हुआ हैंडल करने का मतलब। तो अब सबसे पहले सबमिट डेटा में आ गए, और सबमिट डेटा में इसको 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। होगा तो छोटा ही सा कोड, बट समझने के लिए अगर आप 3 स्टेप में डिवाइड कर लोगे तो मेंटल मॉडल है ना, आपके दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहला काम होगा इसमें गेट द डेटा फ्रॉम सर्वर, नॉट सर्वर, फ्रॉम फॉर्म। ओके, जो भी फॉर्म में डेटा वो ले लो। सबमिट द डेटा टू द सर्वर, जो भी डेटा आपने लिया है फॉर्म से उसको सर्वर पे सबमिट कर दो। सबमिट अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस का कंफर्मेशन दे दो, फेल हो गया तो फेल का कंफर्मेशन दे दो, कि यूजर को एक विजुअल फीडबैक मिल जाए, कि यूजर को भी पता चल जाए कि पीछे हुआ क्या, ऐप के पीछे डेटा गया या नहीं गया। तो इन तीनों स्टेप में हम सारा काम करेंगे। तो सबसे पहला होगा हमें टाइटल को लेना होगा फॉर्म से। सो इसके लिए सबसे पहले हमें एक कंट्रोलर बनाना होगा टाइटल के लिए, और डिस्क्रिप्शन को भी हमको फॉर्म से लेना है, तो हमें डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक कंट्रोलर बनाना होगा, टाइटल कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, राइट। सेम चीज मैं डिस्क्रिप्शन के लिए भी कर देता हूं। अब मैं इस कंट्रोलर को असाइन कर दूंगा, पहले टेक्स्ट फील्ड को पहला कंट्रोलर और दूसरे टेक्स्ट फील्ड को दूसरा कंट्रोलर। ओके, अब हम कंट्रोलर की मदद से वैल्यू ले सकते हैं। तो एक वेरिएबल बनाए फाइनल टाइटल, जिसमें जाएगा टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और यहाँ हो गया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। तो अब ये हमारा हो चुका है, हमने वैल्यू फेच कर लिया। अब दूसरा आता है कि इसको करे क्या। अगर आपको याद हो तो पोस्ट की मदद से हम क्रिएट करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये जो डेटा है इसे हमें भेजना है सर्वर पे। तो सर्वर पे हम कुछ डेटा भेजते हैं, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे बॉडी और ये पेस्ट कर देंगे। इसको हम जब भी रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे तो बॉडी में डेटा भेजते हैं। पहले हम वहाँ पे टाइप कर रहे थे, अब टाइप नहीं करेंगे, अब वेरिएबल से लेंगे। वेरिएबल से क्यों ले रहे, क्योंकि वेरिएबल में वो डेटा है जो हमने फॉर्म में टाइप किया था। तो मैं समझ गया कि आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने वेरिएबल क्यों इस्तेमाल किया। इज कंप्लीटेड फॉल्स है, सो इसका चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी के लिए आप फॉल्स ले लो डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डेटा हमें मिल चुका। अब आता है सबमिट वाला पार्ट। तो सबमिट कैसे होगा, तो उसके लिए हमें HTTP पैकेज यूज करना होगा, जो हमें हेल्प करेगा डेटा को सर्वर पे सबमिट करने के लिए। क्योंकि फ़िलहाल तो हमारे पास डेटा को सर्वर पे सबमिट करने के लिए कुछ है नहीं। तो HTTP पैकेज अगर आप यूज़ कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं HTTP पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, HTTP और एज HTTP। सो अब HTTP पैकेज के अंदर जो भी मेथड क्लास है उसको कॉल करने से पहले हमें HTTP लिखना होगा। ओके, सो अब हो गया ये HTTP पैकेज। तो अब बात करते हैं URL की बात, कि URL क्या होगा। तो जब पोस्ट करेंगे तो एक एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट जाता है, और यहाँ आप देख सकते हो हमने पोस्ट किया, इस URL पे रिक्वेस्ट गया। आप देख रहे हो ये URL हमेशा आपको नीचे भी लिखा रहता है रिक्वेस्ट URL, तो यहाँ से आप हमेशा कॉपी कर सकते हो। तो हमने रिक्वेस्ट URL में कॉपी कर लिया। अब इसको हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं, तो इसको हमें पहले URI में कन्वर्ट करना होगा। तो URL इक्वल टू ये हो गया। अब URL को URI में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, URI इक्वल्स टू URI डॉट पार्स। सो अब ये URI में कन्वर्ट हो चुका है URL। अब इस URI को हम HTTP कॉल में दे सकते हैं, तो URI को हमने दे दिया। अब इसको हम स्टोर कर लेंगे, पोस्ट करने के बाद जो भी आएगा
रिस्पॉन्स को फाइनल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट। आप सोचेंगे अवेट क्यों लगाया गया है, क्योंकि सर्वर जो रिस्पॉन्स देता है कुछ समय लेता है, तो हम उतना समय वेट करेंगे, दैट इसी के लिए हमने वहाँ अवेट लगाया। और जब भी आप अवेट लगाते हैं किसी मेथड के अंदर तो वो मेथड असिंक बन जाता है, तो आपको ऊपर असिंक लगाना होगा। ठीक है, अब HTTP पोस्ट में अगर आप देखोगे तो हमें बॉडी पास करना होता है। आप यहाँ देख सकते हो रिक्वेस्ट बॉडी। अब यहाँ पे हम आके कॉमा देंगे और लिखेंगे बॉडी, और जो ऊपर में बॉडी में वेरिएबल था वो हम पास कर देंगे। अब हमारा काम हो चुका है, हमने कॉल किया, डेटा भी भेज दिया और उसके बाद हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब चलिए हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट किया और रीस्टार्ट करते हैं ऐप। ओके, रीस्टार्ट के बाद हम कंसोल खोलेंगे और ताकि कुछ एरर आए तो हम देख सकें। तो हमने टास्क 1 लिखा, डिस्क्रिप्शन में टास्क 2 लिख दिया और सबमिट किया। कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने इस मेथड को कॉल नहीं किया है बटन प्रेस पे। तो चलिए इसको असाइन करके कॉल कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने प्रेस किया हमें एरर आ गया। ये एरर क्या, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। सो ये कोई एक्सेप्शन है जिसे हमें फिक्स करना होगा। और ये एक्सेप्शन है क्या, पहले इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, क्या पता हमें कुछ आइडिया लग जाए। सो अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप बुल इज नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सो बेसिकली हमें मैप को हम पास नहीं कर सकते हैं बॉडी में, तो उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा जेसन इनकोड की मदद से। सो जेसन इनकोड क्या करता है, एक मैप या एरे को लेता है और उसके बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं, आप अगर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट जा रहा है और रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो रिस्पॉन्स में आखिर आ क्या रहा है, तो रिस्पॉन्स में बहुत सारे डेटा होते हैं, तो हम स्टेटस कोड और बॉडी प्रिंट करते हैं। तो बॉडी में हमें मिल रहा है बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, ये भी नहीं काम कर रहा है, 400 मिला। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कर्ल में अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट टाइप जेसन। सो हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं लेकिन असल में वो जेसन है। तो सर्वर को हमें बताना होगा कि हमने जो डेटा भेजा वो जेसन है, उसका कंटेंट का टाइप। तो ये जो कंटेंट हम सेंड कर रहे हैं अपने फ़ोन से वो है जेसन। तो आप हेडर में आके ये बता सकते हो, हेडर कंटेंट टाइप जेसन एप्लीकेशन स्लैश। सो अब ये हो गया। सो अब सर्वर को पता है कि आप जो स्ट्रिंग भेज रहे हो असल में वो स्ट्रिंग नहीं, एक जेसन है। उसको जेसन में कन्वर्ट कर लेगा सर्वर, उसके अकॉर्डिंग वो फिर काम करेगा। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम सबमिट करने की। इस बार हमने सबमिट किया और आप देख सकते हो 201 आ गया। 201 सक्सेस का ये मतलब है ना, एक कोड है 201, मतलब अब जब सर्वर पे कोई डेटा क्रिएट करते हो तब होता है। सक्सेस ट्रू है, आप देख भी सकते हो। तो अगर जब भी आपको स्टेटस कोड 200 है, इसका मतलब सर्वर पे डेटा क्रिएट हो चुकी है। तो 201 में आप सक्सेस मैसेज दिखा दोगे और एल्स पार्ट में आप जाके एरर मैसेज दिखा दोगे। मैं समझता हूँ कि आपको आइडिया लग गया होगा कि 201 कहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है। सो स्टेटस कोड हमें इन तरह के कामों में बहुत मदद करता है, इस चीज़ को जानने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कभी आपने देखा होगा 404 नॉट फाउंड, मतलब अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो 404 उसका कोड है, जो कि बहुत कॉमन है। आई थिंक सभी को आजकल पता ही है। वैसे ही और भी कोड होती है जो कॉमन नहीं है, सभी लोग डेली लाइफ में नहीं यूज़ करते हैं रेगुलरली, बट आप जब एपीआई पढ़ोगे तो आपको यूज करनी पड़ेगी, आप सभी कोड जान जाओगे धीरे धीरे। ज़्यादा कोड नहीं होती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, तुरंत सीख जाओगे। चलिए एक फिर से ऐड करके देखते हैं, आइटम 2 और इसका डिस्क्रिप्शन आइटम 6। मैंने ऐड पे क्लिक किया, क्रिएशन सक्सेस आ गया। आप देख सकते हो प्रिंट में सक्सेस हो गया, इसका मतलब कि सब कुछ सही चल रहा है। अब आते हैं हम अगले काम पे कि डेटा तो हमारा ऐड हो जा रहा है, बट यहाँ पे है कि इसका कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है। यूजर को कैसे पता चलेगा कि डेटा ऐड हो गया। सो एपीआई का जो भी रिस्पॉन्स है उस पर कोई विजुअल रिस्पॉन्स नहीं हमें मिल रहा है। तो विजुअल रिस्पॉन्स के लिए हम स्नैक बार ऐड कर देंगे। स्नैक बार बेसिकली नीचे से एक मैसेज आके बता देगा। सो स्नैक बार फाइनल स्नैक बार, और इसमें हम एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे। तो बेसिकली सक्सेस मैसेज है और इसमें हम एक वेरिएबल पास कर देते हैं,
हो गया, और वेरिएबल इनपुट ले लेते हैं, दैट्स इट। सो अब इसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, कॉल करके इसको मैसेज बता देंगे कि मैसेज क्या, मैसेज है क्रिएशन सक्सेस। तो अब क्या होगा, जब भी सक्सेस होगा तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे क्रिएशन सक्सेस, आपको एक विजुअल आउटपुट मिल रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ। सेम चीज़ हम एरर के लिए भी करेंगे, सो एरर मैसेज, और इसको हम यहाँ कॉल कर लेंगे क्रिएशन फेल्ड। ठीक है, अब प्रिंट मैसेज का कोई काम नहीं है हमारे लिए। लेकिन जब भी एरर होगा तो आप समझ सकते हो कि उसको थोड़ा अटेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि उसे फिक्स करना है। तो हम उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं और टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, ताकि वो विजुअली अपीलिंग या अच्छा लग सके। रेड पे ब्लैक पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है, उसी के लिए रेड पे वाइट हमने कर दिया। अब ट्राई करते हैं सबमिट करने का। आपने देखा सक्सेस मैसेज आ गया। एरर क्रिएट करना है तो हम हेडर हटा देंगे, हेडर अगर हटा देते हैं और सबमिट करते हैं तो एरर आ गया, आप देख सकते हो क्रिएशन फेल्ड। तो ऐसे ये काम करेगा, अगर सक्सेस रहा तो हमें सक्सेस मैसेज मिलेगा, फेल हुआ तो एरर मैसेज मिलेगा, और ये हमारा बन चुका है। अब हमें लास्ट बचा है टेक्स्ट फील्ड को रीसेट करना। जैसे ही आप कुछ क्रिएट करते हो उसके बाद टेक्स्ट फील्ड रीसेट हो जाता है, तो हमने यहाँ पे रीसेट कर दिया। तो अब जैसे ही सबमिट करेंगे ये सेव होगा और इनपुट गायब हो गया, ये रीसेट हो गया। ओके, अब है कि हमें लिस्ट में डेटा दिखाना है। सो जब भी हम होम पेज पे रहते हैं तो एपीआई से सारा डेटा गेट करना है और हमें यहाँ दिखाना है। सो इसके लिए भी हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस एक एपीआई कॉल लिखेंगे और उससे हमें सारा डेटा आसानी से मिल जाएगा। सो हमने एक मेथड लिखा फेच टू डू, उसमें हमें यूआरएल चाहिए, और यूआरएल के लिए हम गेट कॉल कर लेंगे। एग्जीक्यूट किया और रिस्पांस मिल रहा है, और हमने वो यूआरएल जो था उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया, और फिर यूआरएल को हम यूआरआई में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमें एक रिस्पांस मिलता है जब किसी यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें HTTP पैकेज का इस्तेमाल करना होगा। सो HTTP को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे http.get और यहाँ हम पास करेंगे URI, और यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हेडर में यहाँ पे एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट अगर आप ना भेजो फिर भी चलेगा, बट आपको कंटेंट टाइप अगर कभी रहे तो आपको भेजना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हुए हम प्रिंट करते हैं स्टेटस कोड। अवेट लगाना हम भूल चुके थे, इसी के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अब सब सही है। रिफ्रेश किया हमने, कंसोल खोल लिया। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो फेच टू डू कॉल होनी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि फेच टू डू कॉल कैसे होगी। तो स्टेटफुल विजिट में एक होता है इनिट स्टेट। अगर आप इनिट स्टेट के अंदर कॉल कर दोगे तो क्या होगा, जब भी ये पेज स्टार्ट होगा तो ये फेच टू डू को कॉल कर देगा। इनिट स्टेट के अंदर आप जो भी लिखते हो वो कॉल हो जाती है पेज स्टार्ट के साथ। आप देख रहे हो कि प्रिंट हो गया हमारा रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स को हमें इस्तेमाल करना होगा, और स्टेटस कोड आपने देखा 200 है, इसका मतलब 200 सक्सेस कोड होता है इसमें। अगर स्टेटस कोड 200 रहा तो सक्सेस, नहीं तो फेल। अब हमें इसका इस्तेमाल करके इस डेटा को डिस्प्ले करना है अपने मोबाइल ऐप में। सो सबसे पहले हम डेटा को लेके जेसन में कन्वर्ट करेंगे। सो हम सर्वर को भेज भी स्ट्रिंग रहे थे और सर्वर ने हमें दिया भी स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग को लेके रिस्पॉन्स डॉट बॉडी से जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे, जेसन डिकोड की मदद से। पिछली बार हमने इनकोड किया था भेजते समय, और जब हमें मिलता है तो हम डिकोड करते हैं, तो हमें मिल गया। और उसमें आइटम्स होता है, ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ। इधर अगर आप देखोगे इस यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजने के बाद, तो ये हमें मैप मिला सबसे पहले। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिकोड करने के बाद इसको एज मैप लिख देंगे, क्योंकि हमें इसका डेटा टाइप पता है। ओके, और आइटम्स जो है फिर आते हैं अगले पे, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ये मैप था, आइटम्स देख सकते हो आप, देख रहे हो कि ये लिस्ट है, तो एज लिस्ट कर देंगे। सो ये लिस्ट हो गया। अब वो जो हमें आइटम्स मिला है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और उसकी मदद से सेट स्टेट करके
री रेंडर कर देंगे पेज को, आइटम्स इक्वल टू रिजल्ट कर दिया हमने। एल्स पार्ट में थोड़ा कुछ भी प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि अभी एल्स का हमें वैसे केयर नहीं करना है, बट यहाँ पे हमें एरर दिखाना चाहिए कभी भी अगर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ तक तो सब ठीक है, हमें डेटा मिला, डेटा को हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब आती है बारी डेटा को डिस्प्ले करवाने की। तो इसके लिए हम लिस्ट व्यू बिल्डर इस्तेमाल करेंगे, इसकी मदद से हम बहुत ही जल्दी डेटा को रेंडर कर सकते हैं। सो लिस्ट व्यू बिल्डर में हम लिस्ट स्टाइल में एक टेक्स्ट रिटर्न कर देते हैं जो है सैम्पल टेक्स्ट, दैट्स इट। आप देख सकते हो कि हमारे पास एक लिस्ट व्यू बन गया बहुत ही कम समय में। आप इसमें आइटम काउंट दे दो तो वो एक लिमिटेड लिस्ट बन जाएगा, वो पहले अनलिमिटेड लिस्ट था। तो इसमें 5 आइटम थी, तो ये 5 बार ही अब रेंडर हो रही है, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें बैकएंड से 5 मिला था। उसमें से हम आइटम्स डॉट इंडेक्स करके हमने वो ले लिया और पूरा आइटम ही प्रिंट कर दिया, जेसन ही पूरा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये हमें मैप मिला था असल में, और उसको हमने टू स्ट्रिंग करके प्रिंट कर दिया, जो कि अभी अनरीडेबल है। इसमें से मैं टाइटल को ले लेता हूँ, की बता के हमें टाइटल मिल गया। सेम चीज़ मैं सब टाइटल के साथ करता हूँ, सब टाइटल टाइटल के नीचे दिखता है और वहाँ हम डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो आप देख सकते हो कि टाइटल और सब टाइटल हमें दिख रहा है एपीआई रिस्पॉन्स से। अब हम लीडिंग में टेक्स्ट ऐड कर देते हैं जो हमें काउंटिंग बताएगा, बेसिकली ये कौन से नंबर का आइटम है, 1 2 3। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम सर्कल अवतार में डाल देते हैं, तो ये थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में अच्छा दिखेगा। हो गया। चलिए एक और कुछ ऐड करके कंफर्म करते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं। टेस्ट विथ रियल, दिस इज रियल, ओके। क्रिएशन सक्सेस, ये यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये रिफ्रेश भी नहीं हो रहा, तो मैं रिफ्रेश मैनुअली कर लेता हूँ, बट आपने देखा नीचे कि वो डेटा आ चुका है। अब इस रिफ्रेश वाले प्रॉब्लम को चलिए सॉल्व करते हैं। सो रैप विथ विजिट कर देंगे इस लिस्ट व्यू को, और हम यूज करेंगे रिफ्रेश इंडिकेटर, और रिफ्रेश इंडिकेटर बेसिकली फेच टू डू को कॉल कर देगा, दैट्स इट। आप जब भी आप नीचे से पुल करोगे तो वो रिफ्रेश होगा। हो सकता है आपने ये बहुत सारे ऐप में देखा होगा, और अभी आपने ये भी देखा कि ये बनाना कितना ही आसान है। एक और चीज़ बना लेते हैं हम अभी जब भी ऐप लोडिंग होता है तो सर्कुलर या कुछ लोडिंग का हमें विजुअली कुछ आइडिया नहीं लगता है कि लोडिंग हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एक वेरिएबल जो कि स्टोर करेगा लोडिंग हो रहा है या नहीं। सो एपीआई कॉल होने के बाद जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा तो इज लोडिंग फॉल्स हो जाएगा। आप देख सकते हो जैसे एपीआई कॉल के लास्ट लाइन में लिखा मैंने, और एपीआई जब भी मतलब कॉल स्टार्ट होगा तो इज लोडिंग ट्रू हो जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग एपीआई कॉल होने के साथ ही वो है ना लोडिंग इंडिकेटर दिखने लगेगा, और जैसे ही एपीआई कॉल ख़त्म होगा तो वो गायब हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं काम कर रहा है लग रहा है। रिफ्रेश इंडिकेटर, ओके। इसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना होगा लॉजिक, तो हम एक लॉजिक ऐड कर लेते हैं, और इसके लिए एक विजिट भी है जिसका नाम है विजिबिलिटी। सो विजिबिलिटी, ओके। सो विजिबिलिटी की मदद से आप लिख सकते हो कि कब विजुअल होना चाहिए। जब भी लोडिंग हो तो चाइल्ड विजिबल होगा, ठीक है। तो मैं एक रिप्लेसमेंट बनाता हूँ, रिप्लेसमेंट होगा सेंटर चाइल्ड। जब भी लोडिंग हो तो प्रोग्रेस बार दिखनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो प्रोग्रेस बार हमें दिख रही है, बट वो हमेशा प्रोग्रेस बार ही दिख रही है, तो ये गलत लॉजिक है। जब भी लोडिंग हो तो चाइल्ड दिखेगी, लोडिंग ख़त्म हो जाएगी तो रिप्लेसमेंट दिखेगी। तो आपने देखा कि रिफ्रेश किया, इज लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, ओके। यहाँ पे भी हमें करना होगा, जब भी फेच टू डू कॉल होगा तो इज लोडिंग ट्रू हो जानी चाहिए। आपने देखा सही है, पुल टू रिफ्रेश किया फिर भी सही है। आपने देखा ये कैसे काम करे, बहुत ही सिंपल है ये सारा, बस इज लोडिंग वेरिएबल के कारण ऐसा हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा ये कैसे काम कर रही है। अभी आपने देखा लोडिंग ले रहा, और पुल टू रिफ्रेश में वो नहीं दिख रहा जो सर्कुलर था, क्यों? क्योंकि पुल टू रिफ्रेश का अपना ही एक इंडिकेटर है। सो एडिंग पुल टू रिफ्रेश, चलो हम एक है ना टू डू क्रिएट करते हैं। क्रिएशन सक्सेस हो गया, बैक गए, रिफ्रेश नहीं हुई डेटा, बट पुल टू रिफ्रेश किया डेटा आ गए। सो मैं समझता हूँ कि आपको आइडिया लग गया होगा पुल टू रिफ्रेश आखिर में क्या कर रहा है। वो रिफ्रेश कर रहा है, कुछ अपडेट हो रहा है तो वो नीचे दिख जा रहा है हमें। सो ऑलमोस्ट ये हमारा
पुल टू रिफ्रेश भी ऐड हो गया। तो अभी हम क्रिएट कर पा रहे हैं, अभी हम लिस्ट में देख पा रहे हैं, पुल टू रिफ्रेश भी हमारे पास है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसे एडिट और डिलीट की ओर ले चलते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो एडिट और डिलीट के लिए हम एक पॉपअप मेन्यू बटन ऐड करेंगे। इसमें क्या होगा, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप जैसा कुछ खुलेगा जिसमें कुछ ऑप्शंस होगी। तो इसे कहते हैं पॉपअप मेन्यू बटन, आपने देखा वो बटन है। अब इसमें हमें कुछ आइटम देना होगा, कौन कौन सा आइटम होगा उस ऑप्शंस में। तो सबसे पहला आइटम मैंने डाला, ये टेक्स्ट हो एडिट के लिए। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो एडिट आ रहा है। अब मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ डिलीट के लिए। जैसे ही मैंने इस पर ऐड क्लिक किया, ये डिलीट भी आ रहा है। सो पॉपअप मेन्यू क्रिएट करना बहुत ही सिंपल था। पॉपअप मेन्यू आइटम में एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। तो वैल्यू की मदद से आप जब भी क्लिक करोगे तो आप है ना आइडिया ले सकते हो कि एक्चुअल में किस चीज़ को आपने क्लिक किया है। तो ऑन सेलेक्टेड आपको एक वैल्यू देता है, और ये वो वैल्यू है जिस पॉपअप मेन्यू आइटम पे आपने क्लिक किया है। सो आप समझो, अगर ये वैल्यू एडिट था, इसका मतलब आपने एडिट पे क्लिक किया है। सो एडिट पे जब भी आपने क्लिक किया तो क्या करोगे, इसे ओपन एडिट पेज। बहुत सिंपल। अगर आपने डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट कर दोगे उस आइटम को, एपीआई कॉल करके डिलीट एंड रिफ्रेश। क्योंकि डिलीट हो रहा है तो फिर पेज रिफ्रेश भी होनी चाहिए, या उस आइटम को आपको रिमूव भी करना होगा ताकि यूजर को पता चल सके कि एक्चुअल में वो डिलीट हुई है। अब मैं अगर डिलीट करूँ, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ, इसके अंदर क्या है, बस अभी कमेंट है। तो अब हम डिलीट एपीआई कॉल लिखेंगे। सो इसके के लिए हम एक यहाँ मेथड कॉल करते हैं डिलीट बाय आईडी, और यहाँ पे हम आईडी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आइटम से। आइटम और आईडी के लिए अंडरस्कोर आईडी यूज करना होगा। अगर आपको याद हो तो हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स में आईडी अंडरस्कोर आईडी करके उसकी की थी एज स्ट्रिंग। आप एपीआई रिस्पॉन्स एक बार जाकर देख सकते हो, आपको आईडी अंडरस्कोर आईडी नाम से मिलेगी। ओके, तो अब मैं इस मेथड को यहाँ बना लेता हूँ डिलीट बाय आईडी, जो कि एक स्ट्रिंग आईडी लेता है, जो कि एक असिंक्रोनस मेथड होने वाला, जो रिटर्न वॉइड करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सो इसको भी दो स्टेप में डिवाइड हो करेंगे हम। सबसे पहले डिलीट कर देंगे आइटम एंड रिमूव आइटम फ्रॉम द लिस्ट। जैसे डिलीट हो गया तो उसको लिस्ट में से भी हटा देंगे। बस यही इसमें डिलीट में हमें करना है। तो कैसे करना है, डिलीट करने के लिए पहले हम एक यूआरएल लेंगे और उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो सैगर पे आके हम देखते हैं कि कैसे ये काम करती है। तो हम एक डिलीट करने की कोशिश करेंगे। तो एक आईडी मैंने कॉपी किया, अब मैं यहाँ के पेस्ट करता हूँ, एक्सिक्यूट किया, तो आप देख सकते हो कि ये डिलीट सक्सेस हो गया। और जो रिक्वेस्ट यूआरएल है उसमें आईडी है लास्ट में, अगर आप देखोगे तो ये वही आईडी है जो हमने दिया है डिलीट करने के लिए। तो लास्ट वाला जो पार्ट है वो आईडी से रिप्लेस हो जाएगा हर बार। जैसे ही हमें यूआरएल मिल चुका है, अब इसे हम यूआरआई में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, मूविंग फर्दर, अब हम एक HTTP कॉल करेंगे जिसमें हम डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे। आप देख सकते हो वहाँ डिलीट लिखा हुआ, और यहाँ भी एक्सेप्ट है। हेडर में कुछ और नहीं भेजना, तो हम एक्सेप्ट नहीं भेजोगे फिर भी चलेगा। एक्सेप्ट होता है क्लाइंट को जानने के लिए कि सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स भेजा है, या सर्वर से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो हमें पता है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नहीं भी आप लिखोगे चलेगा। सो अगर स्टेटस को 200 रहा, इसका मतलब डिलीट हो चुका है। अगर मैं अभी डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। अभी हमारे पास टोटल 6 आइटम है। डिलीट पे हमने क्लिक किया और रिफ्रेश किया तो ये 5 आइटम हो गए, विच मीन्स डिलीट हो रहा है, लेकिन हर बार हमें रिफ्रेश करना पड़ रहा है, जो कि सही नहीं है। तो इसके लिए हम एक बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं कि जो भी आइटम डिलीट हुआ उसको मैं उसे निकाल दूँ। तो मैं इधर आऊँगा और कहूँगा आइटम्स इक्वल्स टू जो भी टोटल आइटम है उसमें से मैं फिल्टर आउट कर देता हूँ, वेयर एलिमेंट ऑफ अंडरस्कोर आईडी
इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ID। सो जो भी डिलीट करने के लिए मैंने बोला है उसको छोड़ के बाकी सब आइटम्स में स्टोर कर दो, या एक वेरिएबल में मैं डाल देता हूँ फाइनल फिल्टर। सो मैंने फिल्टर कर लिया सारा आइटम जिसका ID वो ऊपर वाला नहीं है। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे कि मैंने क्लिक किया और डिलीट किया, ये डिलीट हो गया और उसमें से रिमूव भी हो रहा। सो बहुत सिंपल है ये। मैं समझता हूँ कि आपको आइडिया लग चुका है कि ये काम कैसे कर रहा है। डिलीट और रिमूव आइटम, या सो इसमें सारे आइटम्स में से हम बस फिल्टर आउट कर रहे हैं उस आइटम्स को जिसका ID वो नहीं है जो हमने डिलीट करने बोला था। अब इसमें भी हमें सक्सेस और एरर का मैसेज दिखाना होगा, तो हम वो सक्सेस और एरर वाला जो मेथड था उसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट करके बहुत ही जल्दी आसानी से अनेबल टू डिलीट का एक मैसेज डाल देते हैं, या डिलीशन फेल्ड, और यहाँ पे हमने ये किया और मैं अगर इसको डिलीट करूँ सब डिलीट हो गया। अब हमारा पेज खाली हो चुका है, हमारे पास अब कोई डेटा नहीं है। तो चलिए पहले कुछ क्रिएट कर ले, या डिलीट सक्सेस एडिट। अब हम आगे बढ़ते हैं एडिट की ओर। सक्सेस का हमें काम नहीं था, बस एरर का ही काम था, तो एरर दिखा दिया। तो अब एडिट पेज कैसे बनाएंगे? सो इसके के लिए हम जो ऐड पेज पे नेविगेट कर रहे थे वैसे ही एक और मेथड बनाएंगे कॉपी पेस्ट करके, और यहाँ एडिट पेज पे नेविगेट कर देंगे। ये थोड़ा फास्ट हो गया, चलिए मैं स्लोली करता हूँ थोड़ा सा। एक मैंने टास्क क्रिएट किया, सबसे पहले सबमिट हुआ, मैं बैक गया, रिफ्रेश किया, हमारे पास ये आइटम आ चुका है। अब अगर मैं ऐड टू डू पे करूँ तो आप देख सकते हो कि ये ऐड करता है, बट अब जब भी मैं ऐड करने के बाद पीछे जाता हूँ तो ये रिफ्रेश नहीं करता। तो मैं एक कोड लिखता हूँ जिससे ये करेगा क्या, जब भी मैं पीछे जाऊँगा ये अपने आप रिफ्रेश कर देगा। ऐड हो गया, मैं पीछे जाऊँगा रिफ्रेश कर देगा। इसका एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप जब भी इस पेज पे जाते हो तो नेविगेटर पुश करता है, और ये पुश करना एक असिंक्रोनस टास्क है। तो आप ना वेट कर सकते हो कि जब पुश वाला टास्क है कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फेच टू डू कर देना। इससे क्या होगा कि पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। और इज लोडिंग को मैं ट्रू कर देता हूँ। चलिए मैं इस पे गया, एक टास्क को अब ऐड करूँगा। तो अभी लाइन नंबर 90 पे कोड रुका हुआ है, मैं जैसे ही सबमिट करके बैक जाऊँगा तब 90 के आगे का कोड रन करेगा। आपने देखा कि हो गया। इसका एक ड्रॉबैक है, अगर आप डेटा ऐड नहीं करके भी पीछे जाओगे फिर भी ये रिफ्रेश कर देगा। बट अभी हम ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यह है ना बहुत ही डिटेल वर्क है जो मैंने बताया कि विदाउट ऐड भी रिफ्रेश हो रहा है। अब हम एडिट की बात करते हैं। तो जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे मैप एंड नेविगेट टू एडिट, इसमें हम एक आइटम पास करेंगे जो आइटम को हम एडिट करना चाहते हैं, जो कि मैप के फॉर्म में है, और इसी डेटा को हम अगले पेज पे भेज देंगे। इस पेज पे एक वेरिएबल बना लेते हैं मैप, और यहाँ पे इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं दिस डॉट टू डू। और ये ऑप्शनल है, क्वेश्चन मार्क लगाया आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐड पेज था आप देख सकते हो कि ये ऐड पेज है, ये कोई हमारा एडिट के लिए कोई स्पेशल पेज नहीं है। हम इसे ही रीयूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इज एडिट, और बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिएट का पेज है। जब एडिट पर्पस के लिए इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम कुछ डेटा भेजेंगे पिछले पेज से, और अगर पिछले पेज से डेटा आ रहा है तो ये एडिट के लिए ओपन किया गया। विजिट डॉट टू डू से हम पता कर सकते हैं कि टू डू में डेटा है या वो नल है। अगर मान लो नल नहीं रहा, इसका मतलब ये एडिट के लिए खुला है। अब ये एडिट के लिए खुल रहा है, इज एडिट ट्रू है। अब मैं यहाँ करूँगा इज एडिट, अगर ट्रू हुआ तो बोलना टाइटल में एडिट टू डू। सो अब मैं अगर इस पर क्लिक करके यहाँ जाऊँ, आप देख सकते हो एडिट टू डू, और नीचे से ओपन करूँ तो ऐड टू डू बोल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा कि आप काम कैसे कर रहा है। वो डेटा ऑप्शनल था, इसी के लिए एक पेज में पास हो रहा है और एक पेज में नहीं हो रहा है। और वो डेटा जहाँ पास हो रहा है इसका मतलब वो
एडिट पर्पस के लिए वो पेज ओपन किया गया है। अब एडिट में जाते हैं। अब जब भी हम एडिट में जाएंगे तो हमारा बटन भी डिफरेंट होना चाहिए। तो एडिट में जाने के बाद बटन का नाम हो जाएगा सबमिट। तो आप देख सकते हैं अपडेट हो जाएगा, सबमिट रहेगा क्रिएट के टाइम। इसमें हम थोड़ा पैडिंग ऐड करके इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। अगर 8 कर दे या 20 कर दे, 20 बहुत ज़्यादा हो गया, 16 रखते हैं, ये काफ़ी है। तो आप देख सकते हो कि अब बटन भी थोड़ा बड़ा लग रहा है। अब अगर एडिट के लिए कॉल किया गया है तो ईच एडिट ट्रू रहा तो दूसरा मेथड कॉल होगा, उसका नाम है अपडेट, जो कि डिलीट डेटा आप जो डिलीट नहीं बेसिकली सबमिट डेटा है उसके सिमिलर ही होगा ये अपडेट। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपडेट डेटा। ओके, सो जब भी एडिट के लिए कॉल होगा तो अपडेट वाला कॉल होगा मेथड। अब हमें डेटा को प्रीफिल करना है। प्रीफिल बोले तो जो भी डेटा पिछले पेज से आया है एडिट होने के लिए उसको बाय डिफ़ॉल्ट हमें टेक्स्ट फील्ड में फिल कर देना है। सबसे पहले इसके लिए हम इसका नल चेक कर लेते हैं, फाइनल टू डू इक्वल्स टू विजिट डॉट टू डू। अब ये अगर नॉट नल रहा तो टू डू में से हमें टाइटल को निकाल लेना। टाइटल मिल गया, फिर डिस्क्रिप्शन को निकाल लेना और टाइटल में जाके हमें टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट सेट कर देना है और डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर की मदद से हम डिस्क्रिप्शन सेट कर देंगे। तो हमारा ये वैल्यू सेट हो गया। अब अगर हम एडिट में जाते हैं तो आप पाओगे कि ये प्रीफिल कर रहा है। पहले हमने टाइटल लिया, प्रीवियस पेज से जो डेटा आ रहा था उसको कंट्रोलर की मदद से सेट कर दिया। सो अब ये अच्छे से काम कर रहा है। एडिट पेज भी ओपन हो रहा है, डेटा भी प्रीफिल हो रहा है और बटन का नाम भी चेंज हो रहा है, पेज का टाइटल भी चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट टास्क आता है, जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो हमें पुट एपीआई कॉल करना होगा यहाँ पे। सो ये बहुत ज़्यादा ही सेम होगा क्रिएट की तरह। हम पहले डेटा लेंगे, गेट द डेटा फ्रॉम फॉर्म, एग्जैक्टली वैसा ही सेम रहने वाला है ये भी। और टाइटल जो हमें मिल रहा है वो ले लिया, डिस्क्रिप्शन हमें जो मिल रहा है वो ले लिया। अब सबमिट द डेटा उसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले एक बार पुट देख भी लेते हैं कैसा पुट काम करता है। तो मैं अगर किसी आईडी को कॉपी कर लूँ यहाँ से और इसको पुट में जाके अपडेट करने की कोशिश करूँ, मैंने आईडी पेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हो इसमें कंटेंट टाइप हमें भेजना होता है और यूआरएल भी थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे मैं यूआरएल पहले पेस्ट कर देता हूँ कि यूआरएल कैसा होगा और उसके बाद मैं ये सबमिट द डेटा वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो यूआरएल आप देख रहे हो कि जैसा मैं इसको ऐसा ही पेस्ट कर देता हूँ। आप इसमें देख सकते हो कि हमारे पास एक आईडी है लास्ट में। सो जो भी अपडेटेड डेटा उसको हम सर्वर पे सबमिट कर देंगे और लास्ट में हमारे पास आईडी है जैसा हमारे पास डिलीट में था। सो विजिट डॉट टू डू से हमने टू डू ले लिया और हो सकता है कि अपडेट मेथड को किसी ने कॉल कर दिया जब टू डू नल है। अगर ऐसा किसी ने किया तो हम रिटर्न कर देंगे, आगे कोड नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि किसी अगर टू डू का डेटा है ही नहीं तो वो अपडेट क्या करेगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। सो यू कैन नॉट कॉल अपडेट विदाउट टू डू डेटा। ओके, अगर मान लो टू डू डेटा है उस केस में क्या करेंगे, हम पहले आईडी निकालेंगे, हमें जैसे ही आईडी मिल जाएगी हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे और इज कम्प्लीटेड लेके रीयूज कर लेते हैं यहाँ पे, या इस कम्प्लीटेड को अभी के लिए इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा। ट्यूटोरियल थोड़ा अभी के लिए सिंपल रहेगा और आपको समझने में भी थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। सो उसको भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रखते हैं। सो अब यहाँ देख सकते हो ये पुट एपीआई है, तो वहाँ पे पोस्ट को मैंने पुट कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। अब जो है लास्ट में कन्फर्मेशन, विजुअल कन्फर्मेशन, इसको मैंने सबमिट किया और यहाँ पे स्टेटस कोड जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेटस कोड लिखा रहता है, तो वो 200 है, तो 200 रहेगा इसमें अगर सक्सेसफुली हो गया तो, और बाकी सही है तो यहाँ बोल देंगे अपडेशन सक्सेस, अपडेशन फेल्ड। अब मैं अगर अपडेट पे क्लिक करूँ तो अपडेशन सक्सेस का मुझे मैसेज मिल रहा है, इसका मतलब ये अपडेट हो रहा है। अगर मैं अब इसको टाइटल को छोड़ दूँ, कुछ ना लिखूँ, तो ये बोल रहा है अपडेशन फेल बिकॉज टाइटल एम्प्टी था। टाइटल एम्प्टी नहीं रहना चाहिए,
तो ये भी एक इशू है। अगर आप कभी भी क्रिएट या एडिट करोगे टाइटल को एम्प्टी रख के तो वो आपको एरर देगा। अभी अगर हम कुछ एडिट करते हैं, जैसे कि यहाँ हमने टाइटल को एडिट किया, अपडेट वर्किंग, और अपडेट पे जब क्लिक किया तो कन्फर्मेशन मिला, बट बैक आने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं हुआ, हमें मैनुअली करना पड़ा। तो यहाँ पे एक लॉजिक है जो हमने ऐड के समय लिखा था, तो ऐड होने के बाद भी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता था, तो हमने पुश से पहले अवेट लगा दिया था और उसके बाद लॉजिक लिख दिया था। यहाँ भी हम वही कर रहे हैं एडिट में, एडिट पेज जब खुलता है उसके बाद लॉजिक लगा दिया। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अगर अभी एडिट पे जाऊं और कुछ एडिट करूं, जैसे मैं लिख दूं थैंक यू सो मच और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दूं आई विल मेक वीडियो ऑन पेजिनेशन एंड एनिमेशन लिस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हमने इसे एडिट किया और बैक किया तो आप देख सकते हो कि ये एडिट हो गया, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी हो रहा है। अब हम बात करेंगे कोड रिफैक्टरिंग के बारे में। अभी हमारा जो सारा कोड है उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर दें उसे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अभी हमारे पास एक भी टू डू में आइटम नहीं है, पेज पूरा ही खाली है। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे कि जब भी टू डू में कोई आइटम ना हो तो पेज खाली ना दिखे, उसके जगह कुछ दिखे कि मतलब कुछ आइटम नहीं है, कोई मैसेज हो। तो इसके लिए हम विजिबिलिटी का यूज कर सकते हैं और विजिबिलिटी में लॉजिक लिख देंगे विजुअल कब होना चाहिए। तो हम लिखते हैं लॉजिक कि जब भी नॉट एम्प्टी रहे तो लिस्ट व्यू दिखेगा, चाइल्ड दिखेगा, और जब एम्प्टी रहेगा तो रिप्लेसमेंट दिखेगा। और रिप्लेसमेंट में हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं और जो टेक्स्ट होगा नो टू डू आइटम। ये काफ़ी छोटा है, देखने में थोड़ा परेशानी भी हो रहा है मुझे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टाइल ऐड करता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल और थीम ऑफ टेक्स्ट थीम बॉडी हेडलाइन 3। ओके, तो अब ये देखने में मतलब पढ़ने योग्य है। ओके, तो अब अगर मैं कुछ ऐड करूँ यहाँ पे, जैसे सिंगल सैम्पल आइटम सैम्पल डिस्क्रिप्शन, सेव किया, बैक गए, रिफ्रेश हो गया, आप देख सकते हो कि ये आ रहा है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ, नो टू डू आइटम, तो अब ये थोड़ा पहले से अच्छा एक्सपीरियंस है। सो यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। अगर मैं आगे कुछ और बात करूँ कि और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे पहले एक बार मैं एक और आइटम ऐड कर देता हूँ। बैक गया, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है, ये काम कर रहा है। ओके, सो थोड़ा सा यूआई को इम्प्रूव करते हैं। तो पहले मैं एक कार्ड डाल दूंगा, तो अब देख सकते हो कि ये कार्ड के फॉर्म में आ रहा है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पैडिंग डाल देता हूँ क्योंकि ये लेफ्ट राइट में आप देख सकते हो ऊपर बहुत ज़्यादा ही चिपका हुआ है कॉर्नर से, तो अब सही लग रहा है। एक और आइटम मैं डाल के देखता हूँ कि मल्टीपल आइटम कैसा दिखेगा। ये भी काफ़ी सही है। पैडिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, सो करेंटली हमारे पास बहुत लंबा कोड है एक सिंगल फाइल में। अब इसे हम सही करना चाहते हैं, सही बोले तो कोड को थोड़ा कम करना चाहते हैं और थोड़ी ऑर्गेनाइज वे में लिखना चाहते हैं। तो हम एक सर्विसेज फाइल बनाते हैं, बेसिकली फोल्डर, उसमें फाइल बनाएंगे टू डू सर्विसेज। और टू डू सर्विस जो है बेसिकली हमारे सारे ही एपीआई कॉल को हैंडल करेगा, मतलब जितने भी रिक्वेस्ट हैं वो इसी के थ्रू जाएंगे। कल के दिन में अगर एपीआई में कुछ भी चेंज आएगा तो हम इस फाइल को एडिट करेंगे, ना कि सिंगल सिंगल पेज को। तो पेज को आप एडिट नहीं किया जाएगा। अगर हम कोड सेपरेशन अच्छे से कर लें तो हमें जब भी प्रॉब्लम होगा तो एक स्पेसिफिक चीज़ में प्रॉब्लम होगा और एक स्पेसिफिक चीज़ को मॉडिफाई किया जाएगा। सो अभी हमारे पास डिलीट बाय आईडी है, तो स्टार्ट हम इसी से करते हैं, डिलीट बाय से। तो सबसे पहले हम एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं। स्टैटिक मेथड इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें इंस्टेंस न बनाना पड़े, टू डू सर्विस डॉट करके कॉल कर सकें। ओके, और इसको असिंक बना दिए, इसमें एक आईडी होगा और मैंने सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया वहाँ से। अब अगर आप देखोगे इसे ही मैंने कॉपी पेस्ट किया और रिस्पांस कोड अगर 200 रहा तो ट्रू है, मतलब सब कुछ सही है, डिलीट हो गया। तो ये एक बुलियन रिटर्न कर रहा है। एक परेशानी अभी भी है कि HTTP एरर दे रहा है क्योंकि HTTP इंपोर्ट नहीं हुआ है। अब ये सॉल्व हो गया। सो अगर आप देखोगे तो अब मैं इसे डिलीट करता हूँ अनवांटेड कोड को। सबसे पहले तो मैं URL वाला पार्ट डिलीट कर दिया, अब वो कोई वैल्यू इधर ऐड नहीं कर रहा है।
क्योंकि सेम कोड आप उधर आप जो रिस्पॉन्स है बेसिकली जब भी डिलीट बाय आईडी करेंगे तो एक रिस्पॉन्स बुल मिलेगा अगर आपको याद हो तो, और वो बेसिकली सक्सेस बताएगा है या नहीं। अगर सक्सेस रहा, इसको इज सक्सेस लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, सो अगर सक्सेस रहा तो ये होगा और नहीं रहा तो वो होगा। क्लियर है। एपीआई कॉल डिलीट का अब दूसरे फाइल में जा चुका है। अब ये थोड़ा सा रिफैक्टर हो गया। थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करते हैं, तो अब ये जो फेच वाला लॉजिक है उसको भी हम इधर ले आते हैं। तो इसके लिए फिर मैं एक स्टैटिक मेथड बनाऊंगा जो होगा फ्यूचर। ये रिटर्न लिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि जब हम फेच को कॉल करते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ डेटा मिलती है। ओके, सो ये भी असिंक हो गया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये स्टेटस कोड 200 होगा। सो अगर जब 200 रहा इसका मतलब सब कुछ सही है, और जब सब कुछ सही रहेगा तो जेसन में डिकोड करके हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, जो कि लिस्ट है। अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो हम नल रिटर्न करेंगे। जब भी नल आए तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि कोई परेशानी है। ओके, अब मैं इसको डिलीट करना स्टार्ट करता हूँ, अनवांटेड चीज़ को। मैंने सबको डिलीट कर दिया ऊपर से नीचे। अब मैं लिखता हूँ लास्ट फाइनल रिस्पॉन्स फेच टू डू। बेसिकली इससे पहले मुझे लिखना होगा टू डू सर्विस। ऑसम, अवेट लगा दिया, हो गया, रिस्पॉन्स आ गया। अगर रिस्पॉन्स हमारा नॉट नल रहा तो सब कुछ सही है, नॉट नल रहा तो यहाँ स्टोर कर लेंगे आइटम्स में। आप देख सकते हो कि यहाँ लिस्ट मिल रहा है, लेकिन कुछ एरर रहा तो नल मिलेगा। नल रहा तो हम समझ जाएंगे कि एल्स पार्ट में आएगा, कुछ एरर होगा। सो अगर कुछ एरर रहा तो समथिंग वेंट रॉन्ग, मैसेज आ जाएगा। ओके, सो अब हमारा ये भी काफ़ी रिफैक्टर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। तो अब एक लास्ट फाइल बनाएंगे, नॉट फाइल, बेसिकली फोल्डर, यूटिल्स। तो यूटिल्स में हम स्नैक बार का कोड डाल देंगे, क्योंकि स्नैक बार भी जो है वो एक रीयूजेबल थिंग है जिसको हम अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने कॉपी करके इस फाइल में डाल दिया। एरर आ रहा था तो हमने इंपोर्ट कर लिया मटेरियल। बट स्नैक बार जो है वो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पूछता है या मांगता है, तो इसके लिए हमें ऐसे करके कॉन्टेक्स्ट भी डालना होगा। तो अब ये सही है कॉन्टेक्स्ट। तो अब जो भी स्नैक बार को कॉल करेगा उसको वैसे ही कॉल करना होगा। उसे पहले कॉन्टेक्स्ट बताना होगा और मैसेज बताना होगा। तो हमने यहाँ बता दिया कॉन्टेक्स्ट और मैसेज। इंपोर्ट कर लेते हैं पहले फाइल को, मैसेज हो गया। तो हमारा पहला सही हो चुका। दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे हमने सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि जल्दी हो सके थोड़ा। ये भी हो गया। इस फाइल में अब सब सही है। तो हमने इस फाइल का रिफैक्टरिंग ऑलमोस्ट कर लिया। अब इससे ज़्यादा एक और रिफैक्टरिंग यहाँ कर सकते हैं। ये जो कार्ड कंपोनेंट है इसको हम रिमूव करके दूसरे फाइल में डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे विजिट, और विजिट में एक फाइल बनाएंगे टू डू कार्ड। ओके, सो ये क्या करेगा, यहाँ हम एक स्टेट लेस विजिट बनाते हैं जिसका नाम डालेंगे टू डू कार्ड, और ये रिटर्न करेगा वही सेम कार्ड। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ डेटा पे डिपेंडेंट था वहाँ पे, तो वो डेटा अब हमें इसे यहाँ प्रोवाइड करना होगा। तो जैसे कि इसे इंडेक्स चाहिए जो कि एक इंटीजर था जो कि वहाँ पे था बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम पैरामीटर की मदद से इसको ले सकते हैं। इसके बाद आइटम है जो कि वहाँ पे था, यहाँ नहीं है, इसको भी हम पैरामीटर की मदद से ले लेंगे। अब आ गया ये डिलीट बाय आईडी। ये एक मेथड है जो उस फाइल में थी, यहाँ पे नहीं है, तो हमें ये वाला मेथड भी है ना पैरामीटर की मदद से उधर ले लेंगे। तो यहाँ पे आके इसको हम ले लेते हैं और यहाँ पे एक पैरामीटर बनाते हैं जो होगा फंक्शन। ओके, और ये यहाँ पे पैरामीटर क्या लेगा, मैप लेगा। तो ये क्या करेगा, एडिट पेज ओपन करेगा, नेविगेट एडिट, और इसको भी हम रिक्वायर्ड बना लेते हैं। ओके, ये भी हमारा हो गया। अब आता है डिलीट बाय आईडी। डिलीट बाय आईडी भी हम कॉपी पेस्ट करके जल्दी से बना लेते हैं। डिलीट बाय आईडी अगर आपको याद हो तो ये एक स्ट्रिंग लेता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
स्ट्रिंग। सो ये हो गया, बट यहाँ कुछ एरर आ रहा है कि आईडी को लेके। ओके, ये एरर इसलिए है क्योंकि आईडी वेरिएबल जो है उस फाइल में डिफाइन है, तो हमें यहाँ भी डिफाइन करना होगा। तो हमने आइटम से आईडी निकाल लिया और इसे पास कर दिया एज आईडी। ओके, सो अब काफ़ी हद तक सब सही हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ कार्ड वाले कोड को। तो अब ये इतना सारा कोड हमारा डिलीट हो गया और हमने यहाँ टू डू कार्ड लिख दिया। सो सबसे पहले हमने इंडेक्स पास किया, डिलीट बाय आईडी कर दिया, फिर नेविगेट एडिट कर दिया, नेविगेट आइटम पास कर दिया। ये नेविगेट में एरर हमें आ रहा है, ये देखना होगा। और नेविगेट ऐड कर दिया है, बट हमें नेविगेट एडिट करना था। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें गलत नाम इस्तेमाल किया था। ओके, अब काफ़ी हद तक ये सही हो चुका है। सो अब ये रिफैक्टरिंग हमारा हो गया। अब देखते हैं कि अब और क्या रिफैक्टर किया जा सकता है। ओके, ये अनवांटेड इंपोर्ट्स है, इसको भी हटा देते हैं। आई थिंक इस पेज में सारा रिफैक्टरिंग हो गया। अब हम दूसरे फाइल में चलते हैं जो कि टू डू पेज है, जिसमें लिस्टिंग कर रहे थे। सो इस पेज में अब आके हम देखते हैं कि क्या क्या रिफैक्टर किया जा सकता है। सबसे पहले तो एपीआई आप यहाँ भी कर सकते हो। तो एपीआई करना तो यहाँ बहुत ही सिंपल है। तो एपीआई जैसे हमने बाकी किया था वैसे ही हम ये भी कर देंगे। तो इसके लिए स्टैटिक मेथड बना लेते हैं जो रिटर्न करेगा बुल, क्योंकि अपडेट जब होगा तो अगर सक्सेस हुआ तो वो कहेगा ट्रू, नहीं तो वो कहेगा फॉल्स। अपडेट करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, पहला एक चाहिए आईडी, दूसरा चाहिए उसका डेटा या बॉडी। सो अपडेट बाय आईडी हो गया ये हमारा। लेकिन इसके अंदर हम क्या लिखेंगे वो इस मेथड से इस फाइल से कॉपी कर लेते हैं जो कि एडिट पेज है। एडिट पेज में हम आए और इसको हमने बॉडी को कॉपी कर लिया। बाय द वे बॉडी नहीं कॉपी करना, हमें कॉपी ये करना है। सो इसको हमने कॉपी किया यहाँ से URL से लेके HTTP कॉल तक और यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, सो आईडी वहाँ चला गया और मैप में इसको मैं बॉडी कर देता हूँ, बाकी सब सही है। अब मैं इफ़ में बस लॉजिक लिख दूंगा, रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड अगर 200 हुआ, अगर 200 रहा तो सब सही है, तो ट्रू जाएगा रिस्पॉन्स में, नहीं तो फॉल्स आएगा। अब मैं इतने कोड को डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। सो अब मैं लिखूँगा टू डू सर्विस डॉट अपडेट टू डू और आईडी बता दूंगा। बाकी अनवांटेड कोड को मैंने डिलीट कर दिया। इज सक्सेस, यहाँ अगर इज सक्सेस ट्रू रहा तो अपडेशन सक्सेस, अदरवाइज फेल, और ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेम चीज़ मैं क्रिएट के लिए भी करूँगा। सो मैं क्रिएट के लिए अपडेट वाला कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो सके मुझे। और अपडेट को ऐड कर दिया, इसमें आईडी नहीं आएगी, बॉडी इसमें वैसे ही रहेगा। HTTP मेथड पोस्ट हो गया, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी तो मुझे लग रहा सब सही है। HTTP मेथड पोस्ट से हटाया मैंने, टू डू सर्विस डॉट ऐड टू डू और बॉडी डाल दिया, URL URI चला जाएगा। और रिस्पॉन्स यहाँ भी हम इज सक्सेस ले लेते हैं। अगर इज सक्सेस ट्रू रहा तो टेक्स्ट फील्ड को रीसेट कर दिया जाएगा। बाकी जो सो एरर मैसेज है उसमें हम कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो यूटिल्स की मदद से इसको हमने दूसरे फाइल में डाल दिया था। तो अब ये यहाँ पे पहले से एक था एरर वाला, सक्सेस वाला हमने डाल दिया। पैरामीटर का जो होगा कॉन्टेक्स्ट और मैसेज रहेगा, ये भी हो गया। तो अब मैं इसमें भी यहाँ पे पहला कॉन्टेक्स्ट दूसरा मैसेज पास कर दिया, ये भी फिक्स हो गया। ऊपर दो और एरर है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। चलिए ये भी फिक्स हो गया। अब थोड़ा सा लास्ट आखिरी का बचा है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों में ना फॉर्म से हम डेटा गेट करते हैं, दोनों में, एडिट में भी और अपडेट में भी। तो इसके लिए हम नीचे आके एक मैप गेट बॉडी, इसे बेसिकली गेटर बोलते हैं। जब भी आप कोई मेथड बनाते हो जो पैरामीटर नहीं ले रहा है और उसके बाद गेट लगा हुआ, वो गेटर होता है। तो यह एक गेटर है और इसको मैंने डिलीट किया, यहाँ चला गया। अब जैसे ही आप बॉडी लिखोगे तो वो कॉल हो जाएगा नीचे वाला गेटर। सो आपको बेसिकली कुछ नहीं लिखना, बस बॉडी लिखोगे नीचे से सारा डेटा फेच होके आ जाएगा। आप इसको यहाँ भी डिलीट कर सकते हो।
तो ये भी आपका क्लीन हो गया। गेटर एक नया लॉजिक हो सकता है आपके लिए, अगर आप नहीं जानते हो तो डेफिनेटली आप इसके बारे में पढ़ो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोड क्लीन में बहुत हेल्प करता है। सो आई थिंक मैं मानता हूँ आप सब समझ गए होंगे। कुछ परेशानी हो, कोई भी दिक्कत समझने में, मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा जितना भी मदद कर सकूँ डेफिनेटली करूँगा।